हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू द क्लास। एंड आज हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी पे। सो ऑल ऑफ यू आर वेलकम इन दिस क्लास हियर। प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल गाइज। सो इंडियन इकोनॉमी अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, बट बच्चों को थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट होता है ना, समझने में डिफ़िकल्ट होता है किस तरह से कवर करना है, क्या पढ़ना है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने देखा इंडियन इकोनॉमी पे रहते हैं, चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें अराउंड 15 प्लस माइनस रहता है। इस बार तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपने देखा प्रीलिम्स के अंदर रहे। और यहाँ पे ये जो पूरा कोर्स रहेगा, हमारी ये सीरीज रहेगी है ना, जिसके अंदर हम ये पूरी जो बुक है रमेश सिंह सर की बुक जो है, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट है ना बुक, जो इकोनॉमी के सिलेबस को बहुत ही रेलेवेंट वे में, बहुत ही अच्छे वे के अंदर, आसानी से समझाने वाले तरीके में, ठीक है ना, ये कवर कर रही है। तो ये लेटेस्ट एडिशन हम सर की बुक का कवर करेंगे यहाँ पे। और ये पूरी बुक यहाँ पे कवर रहेगी। इसकी क्लास आपकी जो है डेली बेसिस पे रहेगी 10 बजे के आसपास। डेली ये क्लास होगी इंडियन इकोनॉमी को जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अराउंड 21 चैप्टर्स आर देयर इन दिस बुक है ना, और सारे चैप्टर हम लेंगे लेक्चर वाइज लेंगे। विल ट्राई टू कवर विद इन 40 लेक्चर्स के आसपास हम इसको पूरा सम करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूड है, आपके प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन, ठीक है, ये कवर हो रहा है। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे कवर हो जा रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करंट से रिलेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, यू विल बी एबल टू इंटरलिंक द इवेंट्स विच आर हैपनिंग इन द करंट परस्पेक्टिव, ठीक है, जिस भी तरह से आ रही है। तो वो आपकी एक तो करंट अफेयर की रीडिंग को बेहतर बनाएगा, आपको प्रीलिम्स के अंदर, मेंस के अंदर हेल्प कर रहा है। और प्रीलिम्स में आपने देखा इस बार जैसे 17-18 क्वेश्चन पूछा है। मेंस के अंदर अगर आप देखोगे जीएस पेपर 3 में सबसे ज्यादा वेटेज इकोनॉमिक्स का है, अराउंड 45% तक वेटेज इसका रहता है। क्लियर। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जहां पे स्कोर करना आसान है। अगर आपने एक बार चीज को समझ लिया, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। 12th एडिशन है, ठीक है, दिस इज अगेन फाइन है ना। जो भी नया चीज़ें होंगी वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मुझे बस थम्स अप कर दीजिए। आई एम नॉट एबल टू सी योर कमेंट्स हियर, दैट आई एम ऑडिबल एंड एवरीथिंग इज फाइन। आपके कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी आपके पास जो भी एडिशन है वो ठीक है, उसको अभी रखिए। क्लास पे हम फोकस करेंगे, तो जो एडिशनल चीज़ें होती हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। क्लियर। क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्लास है इसमें हम पूरी बुक यहाँ पे कवर करेंगे। लेक्चर सीरीज रहेगी, मतलब डेली बेसिस पे ये क्लास आपकी 10 से 10:30 के आसपास मतलब रहेगी। इसी टाइम पे आपकी क्लास रहेगी, डेली बेसिस पे ये क्लास रहेगी इसी चैनल पे, ठीक है। और जो भी क्लास रिलेटेड अपडेट होंगे, इसके पीडीएफ के जो नोट्स होंगे, ठीक है ना, फॉर्म के अंदर जो भी सब चीज़ें आपके पास में हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये नाम डाल के आप सर्च कर लेना। और क्यों हम ये बुक ले रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को बनाया गया है। यूपीएससी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बुक लिखी है, और सर ने जिस आसानी के साथ कॉन्सेप्ट को समझाया है, वो एक ईज हमें चाहिए होती है, ठीक है ना, वो एक ईज हमें चाहिए होती है। क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो कॉन्सेप्ट है बड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं। बच्चे कहते हैं सर 12th की एनसीईआरटी हर टॉपर यहाँ पे सजेस्ट करता है 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन जब हम एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं 12th वाली, तो हमें समझ नहीं आता। फाइन। जबकि वहां से वो एक ऐसी एनसीईआरटी है, बहुत छोटी सी एनसीईआरटी है, उसमें 5 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, और वहां से हर साल आपके क्वेश्चन रहते हैं। बट स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। तो ये एक बहुत खास बात है बुक की, और इसलिए हमने ये बुक यहाँ पे ली है इंडियन इकोनॉमी को कवर करने के लिए, जो बहुत ही अच्छे वे के अंदर हमारा सिलेबस यहाँ कवर कर रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ अपडेट्स हैं यहाँ पे, छोटे कुछ अपडेट्स हैं। हिंदी में एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के हिसाब से। अगर आप हिंदी जानते हैं तो जो नई जो टर्म्स होगी उसको आप कर लेना ट्रांसलेट, बस इतना सा ही एफर्ट रहेगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये लिंक है, इस पर आप मुझे फॉलो करिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री स्पेशल क्लास होती हैं, और अभी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं।
मेंस के पर्सपेक्टिव। तो ये 12 बजे अभी आपकी क्लास रहेगी, मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। और एक और मैं यहाँ पे अपडेट आपको दे दूँ, डेली न्यूज़ एनालिसिस जो आपका है, जहाँ पे हम न्यूज़पेपर PIB इसको कवर कर रहे हैं, ये जो है आपका न्यूज़ एनालिसिस, इसको हमने शिफ्ट कर दिया है 8 बजे। तो ये जो क्लास है आपकी बंद नहीं हुई है, शाम को 8 बजे हमने इसको शिफ्ट कर दिया है। मॉर्निंग में हमारा इकोनॉमी का ये सेशन रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हियर। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन घर बैठे आप कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपकी जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों की प्रिपरेशन इंक्लूड है, ठीक है। तो ये जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, इस तरह से प्लान ओपन होते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए एंड पुट द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट and personalized guidance. So make sure while going for the subscription you are using this code RB Live. Similarly you can go with Iconic, जहां पे आपको लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार वापस मैंने टेलीग्राम आपको शेयर कर दिया है। इकोनॉमिक्स के अंदर शुरू में होता क्या है, इसका मतलब समझाने की कोशिश की गई, ठीक है। काफी सारी डेफिनेशन को यहाँ पे देखा गया और कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस बुक के अंदर मेंशन की गई, जो कि हमें मतलब बताती हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, फिर आगे ये बताएगी कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के अंदर अंतर क्या होता है, ठीक है ना। व्हाट आर द वेरियस डिसिप्लिन्स, है ना, ब्रांचेस क्या है, मैक्रो माइक्रो, ये क्यों डिवाइड हुआ, इसका मतलब क्या होता है, हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को समझने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि यूपीएससी ने इकोनॉमिक्स सिलेबस में क्यों डाला है। फाइन, क्योंकि आप जो है यूपीएससी की हम तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एज ए ब्यूरोक्रेट आपको क्यों ये इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है? क्या ये इसीलिए है कि आपके पेपर को हार्ड बनाया जाए, ठीक है ना, एग्जाम को हार्ड बनाया जाए, या फिर आप ये जब इकोनॉमिक्स की चीजें हम जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे चलेंगे, यू विल गेट टू नो कि हाँ ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एज ए ब्यूरोक्रेट तो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, कहीं पे भी पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, या कहीं पे आप IAS ऑफिसर लगे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेजर इश्यूज हैं उस पर आपकी राय होनी चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में आप इनपुट दे सकें, इंप्लीमेंटेशन को बेहतर बना सकें। जैसे गरीबी निवारण है ना, पॉवर्टी एलिविएशन है, महंगाई को कम करने की बात है, लोगों को राहत देने की बात है, वेलफेयर पॉलिसीज हैं उनको इंप्लीमेंट करने की बात है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम चलाई, तो वो सारी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है ना। जिन बच्चों को इकोनॉमिक्स से डर लगता है, फाइन, इकोनॉमिक्स का ई भी समझ में नहीं आता है कि सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, हमें इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता, या फिर इकोनॉमिक्स आपने पढ़ लिया है लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इस तरह की जो भी इश्यूज हैं वो यहाँ पे सारे आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, है ना। बस क्लास को थोड़ा ध्यान से रखना, अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना। ये नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे PDF फॉर्म में, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, बट कहने का मतलब है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। एक अपना जो है रजिस्टर, कॉपी और पेन हाथ में लेके रखिए, तो उसके अंदर जो मैं समझा रहा हूँ उसको पॉइंट फॉर्मेट में नोट करना है। मतलब आपके खुद के शॉर्ट नोट्स वो होंगे जिसे आप खुद रिवाइज कर सको। ये नोट्स तो आपके पास रहेंगे, बुक आपके पास रहेगी, वो सब चीज़ें अपने पास, लेकिन क्लास के जो नोट्स हैं उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो आप बहुत तेजी से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, इकोनॉमिक्स डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अब हो क्या रहा है, रिसोर्स कुछ भी रिसोर्स है, जैसे मनी है, पैसा है, वो हमारे लिए रिसोर्स है, ठीक है ना। वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्स। तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि जो किसी के घर पे पैसे का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जितना पैसा चाहिए वो उतना निकाल लिया। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पैसा है वो लिमिटेड अमाउंट में है, और पैसा आपके लिए रिसोर्स है, हमारे सबके लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू है ह्यूमन लाइफ के अंदर, ठीक है ना। हमारी जो नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए उसकी वैल्यू यहाँ पे है। बिल्कुल आयुष, यहाँ पे हम ये पूरा बुक करेंगे और इसके अंदर ये पूरा सिलेबस ये हो जाएगा। बिल्कुल पूरा बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आपका फंडामेंटल कुछ नहीं है, इकोनॉमिक्स में आपका कोई बेस नहीं है, बिल्कुल जीरो बेस है, तो आपके लिए ये क्लास है। अगर आपने सब चीज़ें पढ़ ली, स्टिल यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस कि ये सर क्वेश्चन तो यहाँ से तो आया था लेकिन मेरे समझ नहीं आया, गलत हो गया, या मेंस में आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी इंटरलिंकिंग भी हम करेंगे, ठीक है ना। जो इश्यूज चल रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे, कोई भी जैसे बैंकिंग हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, NPA को लेके क्या नई चर्चाएं, वो भी मैं थोड़ा आपको अपडेट यहाँ पे करता रहूँगा।
मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स की हम चर्चा कर रहे हैं और इसका क्या मतलब होगा। देखिए जैसे घर के अंदर हम क्या करते हैं, आपने जनरली देखा होगा, पेरेंट्स हैं या मदर्स होती हैं, तो वो बड़ा प्लान करके चलते हैं, अपना बजट प्लान करके चलते हैं कि हमारा मंथली बजट इतना है ना। लेट अस अज्यूम कि हाँ 10,000 रुपीज़ है, तो उसमें से कहाँ पे कितना खर्च करना है ना। 10,000 रुपीज़ हमारे पास है, तो रेंट पे इतना चला जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। आपके जो रिसोर्सेज है, रेंट पे इतना चला गया, ठीक है, फूड आइटम्स पे इतना चला गया, बच्चों की एजुकेशन पे इतना चला गया, मिसलीनियस हैं जिसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो वो पूरा अपना मैनेज करके चल रहे हैं कि कितनी हमें सेविंग करनी है, कहाँ पे कितना खर्चा है, कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो जो हमारे पास पर्टिकुलर रिसोर्स है, इन दिस केस वी हैव दिस मॉनिटरी रिसोर्स, जो पैसा है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड है तो हमें ये जो इकोनॉमिक लॉजिक है हम यूज कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हमारे पेरेंट्स यूज कर रहे हैं, हम खुद यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर रह रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, और आपको जो भी मंथली आपका जो पॉकेट मनी आ रहा है, लेट अस से 15,000 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है ना। अब आपने 5,000 रुपये रेंट पे देना है, 3-4 हज़ार रुपये आपने खाने पे खर्चा किया, फिर आपकी पढ़ाई है, स्टेशनरी एक्सेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें। फिर आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे ना घूमने जाना है, ठीक है, आपको घूमने जाना है, और एक ऑप्शन वहाँ पे है कि हाँ घूमने अगर मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग वगैरह पे, तो 6,000, 5 से 6 हज़ार रुपये खर्चा हो रहा है। दूसरी तरफ है कि मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना ये जो है, जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, अपने हिसाब से आप यूज़ करोगे। क्योंकि अगर एक चॉइस के लिए जाते हो तो दूसरी जगह पे, जैसे आप मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया घूमने जाना है, तो फिर वो जो पैसा आपको इन्वेस्ट करना था एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे, टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं की तो फिर उसके नुकसान है। तो आप कहोगे कि नहीं घूमने तो बाद में भी जा सकते हैं, ये चीज़ पहले ज़्यादा जरूरी है। तो कहने का मतलब है इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक लॉजिक यहाँ पे डील हो रहा है, और इकोनॉमिक लॉजिक के हिसाब से जो इंडिविजुअल्स हैं, है ना, इंडिविजुअल्स मतलब आम आदमी जो भी हैं, हाउस होल्ड मान लीजिए, या फिर जो फर्म्स हैं, बिजनेस फर्म्स हैं, गवर्नमेंट है या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अपनी चॉइसेस बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इकोनॉमिक लॉजिक अपनी चॉइसेस मेक करते हैं कि किस हिसाब से हमें यहाँ पे कौन सी चॉइस के लिए जाना होगा, ठीक है। मान लीजिए किसी घर के अंदर चर्चा चल रही है कि हाँ कार खरीदनी है, ठीक है, फिर एकदम से आता है कि नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए भी है, तो फिर वो कार वाला जो डिसीजन है वो थोड़ा होल्ड पे रखा जाएगा। या फिर इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स इसी को यहाँ पे स्टडी कर रही है कि किस तरह से ये जो भी डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स या फैक्टर्स हैं, ये चॉइसेस अपनी मेक कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे पास सीमित संसाधन जो हैं उनको कैसे यूज करना है, कैसे उनका ऑप्टिमम यूज किया जा सकता है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज किया जा सकता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव है जो ह्यूमन लाइफ है उसको बेहतर बनाना, ठीक है ना, सभी के लिए एक अच्छी जो लाइफ है वो इंश्योर करना। दिस इज द गोल हियर, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज, डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल। तो ये इकोनॉमिक क्या कर रही है, इकोनॉमिक्स क्या कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है फॉर एग्जांपल आपने जो भी इनपुट्स हैं वो लिए, ठीक है, उससे किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया, फिर उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया। डेफिनेटली सम मोटिव शुड बी देयर, है ना, प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द मेजर मोटिव। तो इस तरह से जो मोटिव्स हैं उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रोडक्शन आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कंजम्पशन है, ट्रेड है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल है। तो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनकाइंड। और अब हम आगे मूव करते हैं ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स। देखिए जो ब्रांच का वैसे डिवीज़न हुआ ये हम आगे भी अभी पढ़ेंगे कि कैसे जो ग्रेट डिप्रेशन आता है 1929 वाला, उसके बाद में ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी के लिए ब्रांचेज अगर हम यहाँ पे डिवाइड करें कि इकोनॉमिक्स जो है, ये तो हमने समझ लिया कि इकोनॉमिक्स डील कर रही है जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं उनको कैसे हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, इस चीज़ से इकोनॉमिक्स यहाँ पे डील कर रहा है। दिस इज बेसिकली ए काइंड ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन जिसमें काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरी हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं कि कैसे रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर दो ब्रांचेस हैं, दो, ये इस तरह से है जैसा किताब में एक एग्जाम्पल भी मेंशन किया गया कि आपका एक फॉरेस्ट है ना, आप पूरी फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हो, तो वो हो गया मैक्रो, बड़े लेवल पे। माइक्रो मतलब आप ट्रीज की एक जो ट्री लेवल पे है वो स्टडी कर रहे हो, छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हो, वो हो गया माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो,
नाम से भी पता चल रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब छोटे लेवल पे ये जो है इस तरह से देखेगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो यहाँ पे डिसाइड करती है कि मुझे कितनी कार्स बनानी है। कोई कंपनी यहाँ पे 100 कार बना रही है, लेट अस से 100 कार बना रही है। अब कंपनी देखती है कि क्या मार्केट को स्टडी करती है, जो भी ट्रेंड है वो चल रहा है, डिमांड कैसा चल रहा है, वो देख के यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि कंपनी यहाँ पे कार का जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगी घटाएगी, इस तरीके से। तो ये जो इंडिविजुअल बेसिस पे, मतलब छोटे लेवल पे जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, स्मॉल लेवल पे जो इंडिविजुअल्स डिसीजन ले रहे हैं, हाउस होल्ड डिसीजन ले रहे हैं, स्मॉल लेवल बिजनेस जो डिसीजन ले रहे हैं, इनके बिहेवियर को माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स। इंडिविजुअल एक्टर का जो इकोनॉमिक बिहेवियर है कि किस बेसिस पे वो अपना डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको ये स्टडी कर रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम देखें तो वो एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है ना। एक ट्री लेवल पे, छोटे लेवल पे चीज़ों को देख रहा है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, और यही देखिए मैंने ये एक एडिशन किया था कि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ये चार्ट आपके लिए डाला है। डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल्स, डिसीजन ऑफ द फर्म्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्या मुझे खरीदना है ना, कौन सा ब्रांड ये परचेज कर रहे हैं या कौन सी चीज़ ये खरीद रहे हैं, किस बेसिस पे खरीद रहे हैं। दिस इज ऑल द थिंग। मैक्रो इकोनॉमी में अगर आप आएंगे तो मैक्रो इकोनॉमी इज बेसिकली स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। पूरी इकोनॉमी को वो स्टडी कर रहा है, ठीक है ना। वो किसी एक कंपनी की हाउस होल्ड लेवल पे या किसी इंडस्ट्री की इस तरीके से बात नहीं कर रहा है, वो पूरी इकोनॉमी को देख रहा है। तो ऐसे इंडिकेटर जो कि पूरी इकोनॉमी को असेस कर रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे इंडिकेटर जो पूरी इकोनॉमी के बारे में हमें बता रहे हैं कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर कहलाएंगे। और इकोनॉमी की ऐसी स्टडी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है, दैट विल बी नोन एज अ मैक्रो इकोनॉमी। क्या कहलाएगी? मैक्रो इकोनॉमी। और हमारे लिए ये मैक्रो इकोनॉमी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है ना, इसी के ऊपर है, मैक्रो इकोनॉमी। इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। क्लियर? क्योंकि आप देखोगे हाँ 95 to 99% तक यहीं से आपका रहता है। कभी कभी कोई पूछ लिया इक्का दुक्का, दिस इज फाइन। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो मैक्रो इकोनॉमी रहेगा। मैक्रो इकोनॉमी में क्या कर रहे हो आप? पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ इन्फ्लेशन, अभी महंगाई का चर्चा चल रहा है ना, महंगाई पूरे विश्व में ही महंगाई हो रही है क्योंकि काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन क्राइसिस है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कोविड की वजह से सप्लाई चेन इश्यूज पहले से ही चल रहे थे। तो हम देखेंगे हर जगह पे महंगाई चल रही है, यूरोप हो यूएस हो, हर जगह पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, कहीं 25 साल का, कहीं 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। श्रीलंका है, पाकिस्तान, हमारे पड़ोस में बुरा हाल है महंगाई से, ठीक है। पाकिस्तान में तो डबल डिजिट पे चल रहा है। जैसे इंडिया में जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, ये भी हम डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह पूरा चैप्टर है। अभी के लिए सिंपल शब्दों में समझिए, महंगाई वो डबल डिजिट में चला गया है ना, 13-14% पे चला गया है, और इंडिया में ये 7% है। तो ही आप देखोगे इंडिया में महंगाई को लेकर कितने इश्यूज हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कहीं पे अगर इंडिया से भी डबल महंगाई है, उससे भी ज़्यादा महंगाई है, तो क्या इश्यूज चल रहे होंगे। तो इस तरह के जो इंडिकेटर हैं जो पूरी इकोनॉमी की यहाँ पे हमें स्टेटस बताती हैं, पूरी इकोनॉमी के बारे में कुछ यहाँ पे चीज़ों को जानने का हमें मौका देती हैं, वो होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। जैसे इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्या हो गया? महंगाई। अब हम बात करें अच्छा पॉवर्टी, पॉवर्टी इज अगेन वन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, क्योंकि गरीबी की क्या स्थिति है वो पूरी इकोनॉमी में यहाँ पे चर्चा होगी। इसी तरह से अगर हम और चीज़ों को देखते हैं, जैसे नेशनल इनकम को लेते हैं, फाइन, जीडीपी हो गया, इकोनॉमी का टोटल आउटपुट हो गया, तो ये सब क्या आएंगे? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आएंगे, जिनकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम के जो वेरियस इंडिकेटर्स हैं, जैसे जीडीपी हो गया है ना, या फिर जीएनपी हो गया, या फिर नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे ही मैक्रो इकोनॉमी में। ये सब मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर, इससे हमें पता चलता है कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। जीडीपी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सुनते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कि हाँ ये जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने तरह की जीडीपी होती है, फाइन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है ना, रोजगार को लेके क्या स्थिति है इकोनॉमी के अंदर, पॉवर्टी जैसे इश्यूज हो गए, एग्रीगेट डिमांड, टोटल जो डिमांड है उसको लेके क्या स्थिति बनी हुई है, ये सारे क्या हैं? मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और इन्हीं को हम मैक्रो इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमी, अब आपको आइडिया लग गया होगा क्यों मैक्रो इकोनॉमी ही हमारा फोकस एरिया होगा। क्यों? क्योंकि एज ए ब्यूरोक्रेट आपको पता होना चाहिए कि अगर महंगाई हो रही है तो उसके क्या कारण है ना, कैसे कम किया जा सकता है, या फिर गरीबी को हटाने के लिए, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए क्या किया जा सकता है। क्लियर? ये सब चीजें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या किया जा सकता है, फाइन।
बहुत ही फंडामेंटल्स जो है हमारा जो आउटपुट है इकोनॉमी का वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इकोनॉमी कैसे। तो एज ए ब्यूरोक्रेट या फिर एज ए मतलब अगर हम देखें सिटीजन लेवल पे भी है ना, एक एजुकेटेड पर्सन सिटीजन के हिसाब से भी ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमी में होता है, इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों यहाँ पे यूपीएससी का फोकस एरिया मैक्रो इकोनॉमी है, क्यों हमें मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी यहाँ पे करनी होती है। अगर आप देखेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो उसके अंदर भी वेरियस जो मेजर इश्यूज हैं, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इनको लेके अलग अलग चैप्टर हैं जो डिस्कस किया गया है। फाइन, तो ये है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर बिग पिक्चर हमें मिल रही है, मतलब एक इकोनॉमी एज ए होल, पूरी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। छोटे छोटे लेवल पे हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के अंदर या पॉलिसी लेवल पे अगर आपको देखना है, आपको चीज़ों को देखना है, तो आपको एक मैक्रो व्यू चाहिए, ठीक है, किस तरीके से ऊपर चल रहा है। जैसे होता है ना, एक व्यक्ति अगर रोड पे चल रहा है, ठीक है, तो उसे आगे से पता नहीं चल रहा कि अच्छा कैसे आगे क्या होगा। अगर वही दूसरा व्यक्ति थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा है तो उसको थोड़ा दूर तक दिख रहा है, तो आपको वो दूर तक देखने वाली चीज़ चाहिए। एज ए ब्यूरोक्रेट आपके पास में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो भी सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, है ना, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमी रोल प्ले करती है। इवन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी इकोनॉमी का रोल रहता ही है। इकोनॉमी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है, तो या फिर रोजगार है, अगर हमारे अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गरीबी कम हो रही है, ठीक है, जीडीपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, नए नए बिजनेसेस हो रहे हैं, महंगाई जो है कंट्रोल में है, तब तो ठीक है। अगर महंगाई बढ़ गई है तो फिर सरकार का दोबारा आना मुश्किल है, ठीक है ना। महंगाई और ये ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई, रोजगार, जो सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, चीज़ों को विजुअलाइज करते रहना, बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ जाएगा। मतलब रटने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये भी एक अच्छी चीज़ है जिस ईज के साथ सर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मेंशन किया, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस किताब के बारे में। सो बिग पिक्चर हमें यहाँ पे दे रही है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है ना। अब ये जो दो टर्म आती है, एक लिखा होता है इकोनॉमिक्स, एक लिखा होता है इकोनॉमी, सर इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर सिंपल टर्म में कहा जाए, इकोनॉमी इज द इकोनॉमिक्स इन एक्शन, है ना। इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी थ्योरीज हैं, वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, ठीक है ना, वो इकोनॉमी में हमें देखने को मिलता है। सो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स तो क्या हो गया, एक तरह का सब्जेक्ट हो गया, कंसर्न्ड विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कर सकें। बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं, वो चर्चा यहाँ पे इकोनॉमिक्स करती है, कि कैसे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से यहाँ पे यूज किया जाए ताकि हमारा आउटपुट मैक्सिमम रहे। वहीं जो इकोनॉमी है, इसके अंदर क्या होगा, ये एक तरह से जो है कोई भी जो जोग्राफिकल एरिया है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इकोनॉमी मतलब जैसे अगर हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, यूएस की इकोनॉमी, यही तो कहते हैं, यूएसए की इकोनॉमी हो गया, है ना, जापान की इकोनॉमी हो गया, इंडिया की इकोनॉमी हो गया। तो इकोनॉमी क्या है, जहां पे ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया। तो वो जो एरिया है या जो कंट्री है पर्टिकुलर, उसके लिए हम ये इकोनॉमी यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं। सो इकोनॉमी एनकम्पास all activities related to production, consumption, trade of the goods in a geographical area or a country। तो जनरली कंट्री के बेसिस पे हम बात करते हैं, तो इस तरह से कई बार स्टेट के लेवल पे भी हम इकोनॉमी की चर्चा करते हैं। अच्छा, महाराष्ट्र की इकोनॉमी कैसा कर रही है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर हियर। जी हाँ, ये क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। एक बच्चे ने पूछा है कि सर क्लास क्या रेगुलर रहेगी की, ये आपकी क्लास डेली रहेगी और 10 बजे हमने इसका टाइम रखा हुआ है। और आपकी जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है ना, वो वाली जो क्लास है वो हमने 8 बजे शिफ्ट कर दी है, वो 8 PM पे शिफ्ट हो गई है। तो अभी आपकी यूट्यूब पे 2 क्लासेस डेली बेसिस पे हैं, एक तो सुबह 10 बजे वाली एक क्लास है और शाम को 8 बजे वाली एक क्लास है। काफ़ी सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, क्या हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन होते भी हैं या नहीं है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हाँ, किस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आते हैं तो कितने आसानी से आप क्वेश्चंस को हिट कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छी बात यह है, एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपके लिए हमेशा के लिए वो चीज़ खत्म हो गई, ठीक है, उसको रटने की जरूरत नहीं है बार बार। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रेगुलर रहें, कंसिस्टेंट रहें, यही सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है ना। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, कंसिस्टेंसी जो है। अगर आपका जो आपको ऑर्डिनरी से थोड़ा इम्प्रूव करना है
यू नीड टू हैव दिस कंसिस्टेंसी, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी इज द की। धीरे धीरे चीज़ों को आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंप्रूव करेंगे। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, हम क्या करते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको डिफरेंट कैटेगरी में हमने कैटेगराइज कर दिया ताकि उनको स्टडी करने में ईजी होगा। जैसे आप होता है ना, अपना रूम है, आप किसी फ्रेंड के रूम में गए, ठीक है, तो या आप किसी भी रूम में गए तो वहाँ पे आपने देखा बड़ा मतलब इस तरह से बुक्स पढ़ी हैं, पता नहीं कौन सी बुक कहाँ पढ़ी है, कुछ नहीं मिल रहा है, अस्त व्यस्त पड़ा है बिल्कुल। अब आपको कुछ ढूंढना है, ज्योग्राफी की, पता चला एक ज्योग्राफी की बुक यहाँ है, दूसरी ज्योग्राफी की बुक वहाँ पे है, तो जनरली क्या करते हैं, जमा के रखा जाता है ना, हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज कर देते हैं, अच्छा ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं, ज्योग्राफी की बुक्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। या फिर आपने ऑनलाइन भी बना रखा है अपने लैपटॉप में, तो फोल्डर आप बना लेते हो, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है आपको। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमी के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ऑन बेसिस ऑफ सम कॉमन क्राइटेरिया, कुछ कॉमन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई या एक तरह से कैटेगराइज कर लेते हैं सेक्टर्स के रूप में, है ना। तो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, वैसे तो मेजर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे टर्शरी सेक्टर के 2 और सेक्टर हो गए, क्वाटरनरी और क्वीनरी। तो यहाँ पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर तो पढ़ेंगे ही, क्वाटरनरी और क्वीनरी सेक्टर को भी पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ये सर क्वाटरनरी में क्या आएगा, क्वीनरी में क्या आएगा, वो सारा कन्फ्यूजन क्लियर आपका हो जाएगा। सो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ पे हमने क्या किया, क्यों हम सेक्टर्स पे जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम और अच्छे से स्टडी कर सकें, कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ एक जगह पे कैटेगराइज हो जाएंगी तो हमें वो इजी ये रहेगा। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या होगा, देखिए इसमें भी रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर या जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, इसके अंदर क्या आएंगी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आएंगी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। किस पे हैं, डायरेक्टली जो है नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। मतलब वैसे तो हर जगह पे कुछ ना कुछ नेचुरल रिसोर्स का यूज रहेगा, लेकिन मेजर पोर्शन, जैसे आप देखोगे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ना। अब एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, यू हैव दिस सॉइल, वाटर, यही तो सारी चीजें हैं, तो नेचुरल रिसोर्स पे ही ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट है। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आ रहा है। सिमिलरली आप देखोगे फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, ठीक है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, जहां पे जो एनिमल्स वगैरह हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं जहां पे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट यूज कर रहे हो किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज का डायरेक्ट यूज है, मतलब उसके बिना वो एक्टिविटी नहीं हो सकती, मेजर कंपोनेंट उसका वही है। तो ये होगा। इवन जो माइनिंग होती हैं, माइनिंग एक्टिविटीज हैं, उनको भी प्राइमरी सेक्टर में यहाँ पे रखा गया है। एग्रेरियन इकोनॉमी, अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन ये भी दिया गया कि अगर कोई भी ऐसी इकोनॉमी है ना, जिसका आउटपुट यहाँ पे मान लीजिए 100 है, 100 में से अगर 50 या उससे ज़्यादा, मतलब मोर देन 50% या 50% से ज़्यादा जो है उसका कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर सेक्टर से है, तो उसको हम वो इकोनॉमी कह देते हैं। जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी कह दिया जाएगा अगर 50% से ज़्यादा है तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, वहां पे डायरेक्ट यूज होगा नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाएंगी। जैसे एग्रीकल्चर आपको दिख रहा है, फॉरेस्ट्री दिख रही है, फॉरेस्ट अगेन नेचुरल रिसोर्स का ही वहां पे यूज हो रहा है फॉरेस्ट्री में। फिशरीज है, लाइव स्टॉक फार्मिंग है, माइनिंग है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, माइंस जो हो हैं वहां से मेटल्स वगैरह निकाल रहे हैं, तो वो भी अगेन हम नेचुरल रिसोर्स का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, मिनरल्स वगैरह। तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। एग्रेरियन जो इकोनॉमी है, दिस इज रूरल रादर देन अर्बन बेस्ड। कई बार इसको एग्रेरियन भी कह देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एग्रेरियन कब होगा, जब 50% से ज़्यादा वो है। एग्रेरियन इकोनॉमी इज रूरल रादर देन अर्बन बेस्ड। रूरल क्यों होगी, क्योंकि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आसानी से एक्सेस किया जा सके, जो उनकी इंटेंसिटी है, तो इसलिए ये रूरल एरिया के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। चाहे एग्रीकल्चर का प्रिवेलेंस देखें, लाइव स्टॉक फार्मिंग का प्रिवेलेंस देखें, ये सब चीज़ें। फिर सेकंड सेक्टर आता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर में ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी जो क्या कर रही हैं, प्राइमरी सेक्टर का, ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसके बाई प्रोडक्ट को यूज कर रही हैं और यहाँ पे किसी भी उसको फिनिश्ड गुड को बना रही हैं। क्लियर, दैट रिलेट द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। अब ये क्या कर रही है, कच्चे माल की इसकी जो आपूर्ति है सेकेंडरी सेक्टर की, दैट विल बी मेनली फ्रॉम दिस प्राइमरी सेक्टर। जैसे हम देखें टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल है तो उसके लिए कॉटन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर से, कॉटन कल्टीवेशन है, ठीक है, वहाँ से आ रहा है टेक्सटाइल के लिए,
ठीक है। स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील अगेन ठीक है, जो भी सप्लाई हो रही है रॉ मटेरियल की, दैट विल बी अगेन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, फिनिश्ड जो गुड्स हैं इनको बन रहा है। फिनिश्ड गुड्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर बन रहा है, ठीक है ना, कपड़े बन रहे हैं, एपरल्स हैं, टेक्सटाइल हैं, फर्नीचर हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड है, कोई भी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, गुड्स टेंजिबल प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, वो यहाँ पे आएंगे। पेन है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। क्लियर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन कर रही हैं किसका, फिनिश्ड गुड का, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स। दैट सेक्टर कंप्राइजेस कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। तो सेकेंडरी जो सेक्टर है इसके लिए दो नाम और आपके यूज किए जाते हैं। एक जगह पे कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के लिए आपके दो और नाम यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं। सिंस मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो देयर, ओके, फॉर दिस फिनिश गुड्स जो भी चीजें बन रही हैं, कारखाना होता है, ठीक है ना, तो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्री में होता है, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह देते हैं। और इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इसी को कहते हैं। सिंस मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल्सो देयर तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आपका ये रहता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन अवे फ्रॉम एन एग्रीकल्चर और रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी टुवार्ड्स एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन द मास मैन्युफैक्चरिंग। तो धीरे धीरे क्या होता है, एग्रीकल्चर से जो सोसाइटीज़ हैं वो मैन्युफैक्चरिंग तक की तरफ मूव कर रही हैं। और बुक के अंदर रोस्टाव का मॉडल भी जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है उसका भी रेफरेंस दिया गया, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक बार टर्शरी सेक्टर को भी कंप्लीट करें। इंक्रीजिंग द टोटल इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड इन द सोसाइटी। अब होता क्या है, देखिए जब कोई भी इकोनॉमी है, आप देखोगे उस इकोनॉमी का अगर टोटल आउटपुट हमने 100 माना, ठीक है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन मतलब 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अगर प्राइमरी सेक्टर से है तो वो एग्रोरियन इकोनॉमी हो गया। अगर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर से है तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गई। तो इंडस्ट्रियल जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनकम लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, इनकम लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लिविंग स्टैंडर्ड है, टोटल इनकम है, ये यहाँ पे हमें इंप्रूव देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ सबसे पहले, क्या आप बता सकते हैं? वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आप इसको पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो भी आप पढ़ेंगे। वहाँ पे आप देखेंगे कैसे इंग्लैंड के अंदर स्टार्ट हुआ, फिर पूरे यूरोप में फैलता है, ठीक है ना। फिर उन्होंने अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल आपको जितना सस्ता मिलेगा उतना आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा तो आप कॉम्पिटिटिव रहोगे, है ना, आप डोमिनेट करोगे। तो जो कोलोनाइजेशन हुआ, देखिए किस तरह से इकोनॉमी मेजर जो एस्पेक्ट हैं, है ना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, हर चीज़ को प्रभावित कर रही है, हमारी लाइफ के हर उसको प्रभावित करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वर्ल्ड वॉर के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, कॉलोनीज बनाने की होड़ चलने लग गई। जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन का राज था, ठीक है ना, तो इंडिया को अपने कब्जे में उन्होंने क्यों रखा, ताकि वो अपना फेवर की पॉलिसीज वहां पे बना सकें। इंडिया से कच्चे माल की आपूर्ति करें, सस्ता कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाए, वहां पे इंडस्ट्रीज में माल बनेगा, ठीक है, और फिर उसी जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको इंडिया में भेजा जाएगा। तो इंडिया क्या कर रहा है, कच्चे माल का तो एक्सपोर्टर बन गया और फिनिश गुड का इंपोर्टर बन गया। तो इंडिया की इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी के रूप में रिड्यूस कर दिया और इतनी बुरी स्थिति उन्होंने कर दी थी जहां से अभी हमें निकलने में इतना टाइम लगा, और आज भी हमारा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप नहीं हो पाया उस लेवल पे। खैर वो एक अलग मैटर है। तो ये कहने का मतलब है, जब आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे टोटल इनकम इंक्रीज हो रही है, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहे हैं, और आज हमें यूरोप के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी और ये देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे मूव करते हैं, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो ये सर्विस सेक्टर भी है। क्या है? सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब यहाँ पे जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, वो दी जाएंगी। फिनिश्ड गुड यहाँ पे नहीं होगा, गुड्स नहीं होंगे, सर्विसेज होंगी। अब सर्विसेज क्या होती है, इनविजिबल, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। गुड्स तो आपको पता चल गया, ये पेन है तो टेंजिबल है, ठीक है, इसको आपने ऐसा टच किया या आपको इस तरीके से दिख रहा है। इनविजिबल सर्विसेज को इनविजिबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है ना। अगर हम बात करें बैंकिंग सर्विस है, ठीक है ना, तो ये जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम, है ना, टूरिज्म रिलेटेड चीज़ें हैं, बैंकिंग है, फाइनेंस है, यू हैव दैट इंफॉर्मेशन रिलेटेड थिंग्स, आगे सब क्लासीफाई करेंगे हम इसको। लेकिन अभी के लिए जितनी भी जो सर्विसेज आपकी आती हैं, चाहे हम रिटेलर जो भी लेन देन हो रहा है, ठीक है ना, होलसेलर्स हैं, रिटेलर हैं, जो भी खरीद फरोख्त हो रही है मार्केट में, वो चीज़ें हो गई। एंटरटेनमेंट हो गया,
फाइनेंशियल कंपनीज हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री है, ये सारी इसके अंदर आएगी, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दीज काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल हैं, टूरिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी बनेगी। तो टर्शरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज टू द बिजनेस एंड कंज्यूमर्स बाय सेलिंग द गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी इन द सेकेंडरी सेक्टर। अब ये क्या करता है, टर्शरी सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है। इंपॉर्टेंट रोल टर्शरी सेक्टर का क्या है, द थिंग इज दैट कि टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज दे रहा है वो कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प कर रही है, किसके अंदर, अपना टोटल आउटपुट बढ़ाने में, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में कोई फाइनेंस कंपनी है, ठीक है, जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है। तो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है मतलब कैपिटल का एक्सेस इजी बना रही है, पैसा अवेलेबल करा रही है। तो जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि मोबाइल फ़ोन बना रही है, अगर उसको पैसा का एक्सेस इजी मिलेगा तो डेफिनेटली उसके लिए हेल्प होगी एक्सपेंड करने के अंदर। ठीक है, सिमिलर थिंग विल हैपन इन द केस ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, वहाँ पे उनको क्रेडिट का एक्सेस करना या फिर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। तो टर्शरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है, वो सेकेंडरी और प्राइमरी जो सेक्टर है इनको क्या करता है, इनको हेल्प करता है ग्रो करने में। और अगर कोई इकोनॉमी है जहाँ पे टर्शरी सेक्टर जो है मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है ना, तो सर्विस इकोनॉमी उसको कहा जाएगा। तो इंडिया कौन सी इकोनॉमी में आ रहा है, क्या आप बता सकते हैं इंडिया कौन सी इकोनॉमी के अंदर आएगा? क्या इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी में है आज के टाइम पे, एट प्रेजेंट क्या इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाएगा, या सेकेंडरी जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगा, या सर्विस इकोनॉमी हम इंडिया को कह सकते हैं, जहाँ पे सर्विस सेक्टर जो है 50% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल आएंगे, टर्शरी को आगे डिवाइड किया गया है, ये क्वार्टरनरी, क्वीनरी, ये सेक्टर क्या होते हैं ना, ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए जो मैंने एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये जो आपका जीएस पेपर 3 है उसका आपका बेस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। फिर आपको जो करंट इवेंट्स हैं उससे इंटरलिंक करके आपको करना पड़ेगा, मतलब ये जो चीज़ है इसको तो आपको कवर करना ही है, और इसी के ऊपर थोड़ा सा और एडिशन होगा तब आपके जीएस पेपर 3 का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें तो बुक्स के अंदर, बुक में कवर ही है, लेकिन जैसा यूपीएससी का नेचर है करंट से रिलेट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे। जीएस पेपर 3 जो मेंस का पर्सपेक्टिव, प्री का पर्सपेक्टिव, दोनों यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन था उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो इंडिया जो है एग्रेरियन इकोनॉमी कहाँ से हो जाएगा? इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी जीडीपी में, अगर आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें 50% से ऊपर है, दिस शुड बी अराउंड 54-55%। ये जो कंट्रीब्यूशन है 50% से ज़्यादा है सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर देयर, और इंडस्ट्री में अगेन आप देखोगे तो 25 समथिंग परसेंटेज, ठीक है ना, 25% के आसपास ये बैठ रहा है। और इसी तरह से अगर हम आगे जाते हैं तो 20% के आसपास यहाँ पे बैठ रहा है। तो ये प्राइमरी सेक्टर में तो बहुत कम है कंट्रीब्यूशन, 50% तो छोड़ दीजिए, तो 20% के आसपास ही है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी कैसे हो जाएगा इंडिया? इंडिया तो सर्विस इकोनॉमी की तरफ मूव कर चुका है ना, स्पेशली 1990s के बाद में हम ये करें। तो जनरली क्या होता है, जैसा बुक में भी मेंशन किया गया, रेफरेंस दिया गया स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, रोस्टॉव का जो मॉडल है उसमें ये कहा गया है कि पहले कोई इकोनॉमी होता है वो एग्री इकोनॉमी होती है, फिर धीरे धीरे वो एडवांस होकर इंडस्ट्री की तरफ जाती है, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा, फिर ये टर्शरी सेक्टर डेवलप होगा, ठीक है ना, उस इकोनॉमी में। लेकिन इंडिया के केस में तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये सेकेंडरी सेक्टर तो डेवलप हो ही नहीं पाया। मतलब इंडिया ने क्या किया, लंबी छलांग लगाई। कैसे जाना था आपको जाना था, आपको ये स्टेप है, ये एग्रेरियन है, ये इंडस्ट्रियल है, और ये सर्विस वाला है, तो आपको ऐसा करके यूँ जाना था। तो इंडिया ने ये वाला स्टेप हम खा गए और हमने डायरेक्ट ये लंबी वाली छलांग लगाई। क्यों लगाई, क्या इसका रीज़न आप बता सकते हो, क्यों हुआ इंडिया के केस में ऐसा? जनरली इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होना चाहिए था, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना डेवलप नहीं हो पाया और डायरेक्ट हमारा ये सर्विस सेक्टर ही इंक्रीज हुआ। क्या रीज़न रहा? अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी है, यू शुड बी नोइंग द रीज़न। हाँ, इंडिया ने सेकंड वाला स्किप किया, क्यों किया ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। पूछा जा सकता है एग्जाम में, बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए, एक तो जिस तरह से इंडिया ने जो सेकेंडरी सेक्टर है कैपिटल इंटेंसिव है ना, जिस तरह की जो चीज़ें हमें चाहिए थी, कॉलोनियल इकोनॉमी होने की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो डेवलप नहीं हो पाया, और शुरुआती दौर के अंदर गवर्नमेंट ने एक्सेसिव कंट्रोल रखा, लाइसेंस राज रखा। एक्सेसिव कंट्रोल जिस तरीके से यहाँ पे रखा गया,
आपने नोटिस किया होगा कि उस टाइम पे क्या होता था, अगर किसी कंपनी को प्रोडक्शन करना है, मान लीजिए कोई कार बना रही है, तो पहले तो ये होता था किस किस चीज में प्राइवेट सेक्टर होगा, किस में नहीं होगा, ये कैटेगराइजेशन। फिर अगर आपको लाइसेंस मिल गया, हाँ ये बनाना है, मान लो कार बनानी है। अब कार अगर आप 100 बना रहे हो, अगर आपको कार का नंबर बढ़ाना है कि मुझे 150 बनानी है, तो भी गवर्नमेंट से परमिशन। प्राइस को लेके कुछ चेंज करना है तो भी गवर्नमेंट से परमिशन। मतलब इतना एक्सेसिव कंट्रोल। ठीक है, एक वो रीजन रहा। और फिर यहां पे हमने देखा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो टर्शरी सेक्टर है जिसमें सर्विसेज आ रही हैं, उस पर फोकस बहुत ज्यादा रखा। सर्विसेज के अंदर आप देखोगे हेल्थ है, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो फोकस था, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव यही था कि सबको जो है कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा तो मिले, है ना। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। आप कहीं पे भी अगर जाते हैं, पोस्ट आप लेते हैं, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हुआ आईएएस आईपीएस या जो भी आप बन रहे हैं, तो आपको 3 चीज़ों पे मेजर फोकस करना पड़ेगा डेवलपमेंट में। आप देखोगे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, अगर 3 चीज़ों पे आपने बहुत अच्छे से फोकस किया है तो फिर अपने आप चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट होती है। उस रीजन के अंदर अगर आप शिक्षा को बेहतर बनाते हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, है ना, हेल्थ केयर पे ध्यान देते हो, एजुकेशन पे ध्यान देते हो और सुरक्षा, इन 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए चीज़ें वहाँ पर उस रीजन के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ धीरे धीरे क्रिएट होंगी। थिंग्स टेक टाइम, ठीक है ना, चीज़ों को इंप्रूव होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये 3 चीज़ों पे आप ध्यान देंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने देखा कि लोगों को कम से कम हमें हेल्थ केयर, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा की सुविधाएं, सिक्योरिटी रिलेटेड है, गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ें सर्विसेज में आई। सर्विसेज पे वो इनपुट रहा और फिर फाइनली हमने देखा कि IT रिवॉल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रहे। इन सब की वजह से हमने देखा कि इंडिया का जो टर्शरी सेक्टर है वो यहाँ पे तेजी से ग्रो करता है। और इंडिया आज के टाइम पे आप देखोगे तो मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है टर्शरी सेक्टर का। अब ये तो हमने पढ़ लिया 3 चीज़ें। अब होता क्या है, ये जो टर्शरी सेक्टर है इसके भी डिवीजन किए गए, मतलब इसको सब डिवाइड कर दिया। जैसे कई जगह पे अगर आपको 3 सेक्टर देखने को मिलेंगे, तो कहीं पे आप देखोगे IT जो सर्विसेज हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड सर्विसेज हैं, कंसल्टेंसी वगैरह है, उसको टर्शरी सेक्टर में देते हैं। कई जगह पे आप देखोगे कि ये जो सर्विसेज है उनको क्वार्टरनरी सेक्टर में दे दिया, है ना। जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, रिसर्च एक्टिविटीज़ है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, IT सेक्टर है, ये सारी चीज़ें तो कई जगह पे आपको क्वार्टरनरी में देखने को मिलता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जनरली क्या है, टर्शरी जो सेक्टर है इसको 2 सेक्टर के अंदर और डिवाइड करते हैं, हम सब डिवाइड करते हैं। मतलब टर्शरी सेक्टर के ही 2 डिफरेंट यहाँ पे सब सेक्टर्स हैं, एक है क्वार्टरनरी, एक है क्वीनरी। 2 सेक्टर्स हैं, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। सो देखिए, क्वार्टरनरी सेक्टर जो है, जिसे हम नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, इसमें क्या आएंगी, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज, जिसके अंदर नॉलेज वो इन्वॉल्व है ना। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं, ठीक है ना, एजुकेशन है, इंटेलेक्चुअल परस्यूट जहां पे आप कर रहे हो, वो सारी चीजें आप क्वार्टरनरी सेक्टर में आपने इंक्लूड कर लिया। इसलिए इसको नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉलेज सेक्टर भी कहा जाता है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज आर स्पेशलाइज्ड टर्शरी एक्टिविटीज। स्पेशलाइज्ड टर्शरी एक्टिविटीज in knowledge sector includes intellectual services such as technological advancement, innovation, R&D। आप देखोगे मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो भी हो रहा है, वो किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। कोई दवा कंपनी नई जो दवा खोज रही है, वैक्सीन बना रही है, उसके लिए जो कर रही है, वो आपका क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरह से फर्म्स विद इन द क्वार्टरनरी सेक्टर यूज इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू इनोवेट, improve the process and services leading to enhancement of economic development. What is the importance of this quaternary sector? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस लाइज इन द फैक्ट कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उससे आप ओवरऑल प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, आउटपुट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हो। आप देखोगे इंडिया जो है ना, इंडिया वर्ल्ड की टॉप 6 इकोनॉमी में है। पहले हम टॉप 5 में भी आ गए थे, यूके को हमने पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अभी कोरोना की वजह से हम वापस से 6ठे नंबर पे आ गए हैं। बहुत जल्दी हम यूके को भी ओवरटेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन क्या रीजन है कि यूएसए जो है, यूएसए की जो इकोनॉमी है उसका साइज दिस शुड बी अराउंड $24 ट्रिलियन समथिंग, 24 ट्रिलियन के आसपास है। इंडिया का जो इकोनॉमी का साइज है वो $3 ट्रिलियन के आसपास है ना। तो कितना हो गया, लगभग 8 गुना हो गया, है ना। 8 गुना ज्यादा साइज है यूएस की इकोनॉमी का। क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन? या फिर हम यूके से ही कंपैरिजन क्यों ना करें, इंडिया के पास में ज्योग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा है, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, हमारे पास लेबर फोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर क्यों यूके जो छोटा सा देश है उसके कंपैरिजन में हमारी इकोनॉमी अभी भी लैग कर रही है या बराबरी पे ही खड़ी है, आगे क्यों नहीं है हम? क्या रीज़न है, व्हाट इज द रीज़न? रीज़न लाइज इन द
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑल्सो, क्योंकि अब हम जो है इंडस्ट्रीज जो हैं अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 की तरफ मूव कर चुकी हैं, ठीक है ना, जहां पे टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। टेक्नोलॉजी जो का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्वाटरनरी सेक्टर के अंदर आ रही हैं, और क्वाटरनरी सेक्टर में जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, इनोवेशन बढ़ा रहा है, वो सब तरीके से हेल्प कर रहा है। फिर हमारे पास आता है क्वीनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर भी टर्शरी सेक्टर का ही एक पार्ट है। क्वीनरी सेक्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के अंदर जो टॉप डिसीजन मेकर्स हैं, ठीक है ना, या फिर जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं, या फिर जो भी कंपनियां हैं उसके अंदर जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एज यू कैन सी हियर जो टॉप डिसीजन मेकर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या कोई भी प्राइवेट फर्म है उसके अंदर, फाइन, उनको यहाँ पे क्वीनरी सेक्टर में वो सब चीज़ें डाली गई है, मतलब हाई डिसीजन मेकिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के द्वारा की जाती हैं, ठीक है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर और पॉलिसी मेकर परफॉर्म द क्वीनरी एक्टिविटीज़। अब क्वीनरी एक्टिविटीज़ जो हैं, हालांकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है वो तो बहुत ही कम है, बहुत माइन्यूट है, लेकिन इनका जो इम्पैक्ट है दैट इज़ ह्यूज। ये डिसाइड करेंगी डायरेक्शन, सोशो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है या कोई भी पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करेंगी, ठीक है ना, उसकी क्या जो है डायरेक्शन होगी इकोनॉमी की, उसकी इकोनॉमी की क्या जो है स्टेटस रहेगा, कैसे ग्रो करेगी नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, इसलिए क्वीनरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पिक्चर्स हैं इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, एक और टर्म यहाँ पे बुक के अंदर मेंशन किया गया कि जो दो सेक्टर तो हम देख रहे थे, मैक्रो माइक्रो तो हमने देखा ही था, है ना, ब्रांचेस के अंदर, एक और यहाँ पे टर्म मेंशन की गई है, दिस इज इकोनोमेट्रिक। इकोनोमेट्रिक्स ये टर्म यहाँ पे यूज किया गया है। इकोनोमेट्रिक क्या होता है? इकोनोमेट्रिक बेसिकली इसका मतलब है कि किस तरीके से आप जो मैथमेटिकल मेथड हैं या स्टेटिस्टिकल मेथड्स हैं उनको इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि देखिए इकोनॉमी के अंदर एनालिसिस अगर आप हटा दोगे, दिस इज समथिंग द सोल, है ना, आप समझिए कि ये सोल है पूरे डिसिप्लिन की। सो इट मेक्स अ सेंस ऑफ सो मेनी थिंग्स, दिस इकोनॉमिक ट्रेंड और एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इकोनोमेट्रिक इज दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स जहाँ पे आप ये स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए, और ये हमें हेल्प करती है काफ़ी सारे ट्रेंड को समझने के अंदर, है ना, टू रीच टू ए पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हमें हेल्प कर रही है इकोनोमेट्रिक्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इकोनॉमिक सिस्टम के जो टाइप्स हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। टाइप्स को कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है ना, उसके अंदर आपको मेजर जो चीज़ें चाहिए होती हैं जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह देते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो आपको चाहिए लैंड, कैपिटल, लेबर और फिजिकल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मुझे कोई एक कंपनी खोलनी है ना, जिसके अंदर लेट अस से कि मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ये अज्यूम करते हैं। तो आपको सबसे पहले उसके लिए लैंड चाहिए, फिर आप एक बिल्डिंग बनाओगे, ठीक है ना, यू रिक्वायर दिस पर्टिकुलर लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो लैंड के लिए आपको रेंट देना पड़ेगा। फिर आपने यहाँ पे ये बिल्डिंग वगैरह खड़ी कर दिया, और तो बिल्डिंग अगर आप यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है ना, या फिर जो भी यहाँ पे मशीनरी वगैरह आप कुछ लगाओगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल, मतलब पैसा। पैसा आपको चाहिए। पैसा भी दो तरह का रहेगा, एक वर्किंग कैपिटल है जिससे आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, अब आपने फैक्ट्री खोल दी, मशीनें लगा दी, तो डेफिनेटली यू रिक्वायर द वर्कर्स ना, वर्कर होंगे तभी तो वहाँ पे काम होगा। तो आपको क्या चाहिएगा? लेबर। तो उनको आपको वेजेस देने होंगे, है ना, जो भी उनकी सैलरी वगैरह है वो पे करना होगा। तो ये क्या होते हैं? ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, जो किसी अभी प्रोडक्ट एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो गुड्स है सर्विसेज है, उसके लिए ये चीज़ें आपकी ये जरूरी होती हैं। और फाइन लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आपका क्या चाहिएगा? यू हैव दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आपका एक होता है एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। फाइन, एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर जो होगा, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करेगा, जो कि इनिशिएटिव लेगा, जो कि रिस्क लेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये पैसा लगाना है, ठीक है, ये कंपनी खोलनी है, वो पूरा मैनेज करेगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है वो ये डिसाइड करेगा। क्लियर?
तो वो हो जाएगा आपका एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह से ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे आपके, लैंड या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैपिटल इज देयर, लेबर इज देयर, और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। अब हम इस पे आते हैं इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। देखिए इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली कर क्या रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि किस तरह से ये कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, क्यों इन्वेस्ट करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर कोई प्रोडक्टिव, क्योंकि देखिए हमारी जो आवश्यकताएं हैं, आज हमें पेन चाहिए, ठीक है, या फिर आज आपको कहीं जाना है बस से, मान लीजिए आप अपने गांव में हैं, आपको गांव से शहर जाना है या शहर से गांव जाना है, किसी भी पर्पस के लिए, तो जो भी आपको है, या फिर आपको मकान चाहिए रहने के लिए, तो जो भी हमारे लिए, या फिर आपको कहीं आप घूम रहे हो, आपको खाने के लिए कुछ देखना है, तो रेस्टोरेंट कहीं होगा या कोई खाना बना रहा है या कोई टिफ़िन सर्विस है, तब आप खाओगे। तो हमारी जो भी नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं या अदरवाइज है, जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं क्योंकि कोई ना कोई उनको प्रोवाइड करा रहा है। जैसे हमें खाने की ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से खाना मिल रहा है, हमें सब्जी की ज़रूरत है तो कहीं पे सब्जी का कल्टीवेशन हो रहा है, मार्केट में वो आ रही है, हम उसको खरीद रहे हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें। तो इकोनॉमिक ये जो सिस्टम है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे डिसाइड करेगा कि किस तरह से ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनका इंटरलिंकिंग रहेगा। जैसे अगर हम बात करें कि कौन ये चीज़ें प्रोवाइड कराएगा, क्यों प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पेन है, तो कोई भी व्यक्ति जो है पेन बना रहा है, ठीक है ना, तो वो क्यों बनाएगा, क्यों, ये सारी जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से मिलते हैं। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन दिस चैलेंज, जिसकी हमने बात की, जहाँ पे आपको ये नीड्स प्रोवाइड की जाएंगी, देयर इवॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इसी प्रोसेस के अंदर अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम आपके इवॉल्व हुए, जिसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया जाएगा। जैसे कि कौन यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मार्केट इकोनॉमी है वो कहती है कि लोगों का एक सेल्फ मोटिव है प्रॉफिट, ठीक है ना, उसके लिए लोग करते हैं। दूसरी जगह पे है कमांड इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, जहाँ पे जो स्टेट है, राज्य है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो होते हैं ये मेजर 3 टाइप में आपके कैटेगराइज किए गए हैं। अगर ट्रेडिशनल इकोनॉमी को छोड़ दें, ट्रेडिशनल इकोनॉमी में कोई सरप्लस नहीं होता, ठीक है, वहीं पे जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं उसी से आप अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल का इकोनॉमिक सिस्टम है। तो बुक के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है बेसिकली उनको 3 मेजर कैटेगरी में इन्होंने बांटा है, और जिसके अंदर हमारे पास मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पहला है, फिर नॉन मार्केट है और फिर मिक्स्ड है। ये 3 इकोनॉमिक सिस्टम हमारे को यहाँ पे मिलेंगे। तो या यू कैन से टू सेटिस्फाई द नीड्स। सो इन एन इकोनॉमिक सिस्टम क्या हो गया, एक तरह का मीन हो गया, बाई विच द सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज और डिस्ट्रीब्यूट द अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एरिया। जिस तरह से वो रिसोर्सेज को यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, 3 तरह के मेजर इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे, मार्केट है, नॉन मार्केट है। तो मार्केट के अंदर जो कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट इकोनॉमी आप सुनते हैं वो यहाँ पे चर्चा होगी। नॉन मार्केट के अंदर कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म जो आप सुनते हैं वो वहाँ पे चर्चा होगी। फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि जॉन मेयार्ड किन्स, जो उनकी फिलॉसफी है उसके ऊपर पूरा आधारित है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम पे हम आते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से डेवलप हुआ। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मैंने आपको बताया था, वहाँ पे लेबर जो है उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, वहाँ पे कोई सरप्लस भी आपका नहीं बन रहा है, और इसलिए वो सस्टेनेबल भी हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम हुए, मतलब जो बिल्कुल गांव लेवल पे आप देख सकते हो आज के टाइम पे भी एग्जिस्ट करते हैं, काफ़ी सारे सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हैं। तो उसके बाद में ये जो इमर्ज हुआ सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम के बाद ही ये वहीं से आपका डेवलप होता है। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का जो फाउंडेशन है वो एडम स्मिथ ने रखा, ठीक है ना, ये स्कॉटिश आपके इकोनॉमिस्ट रहे हैं। और एडम स्मिथ का ये जो वर्क है वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन वाला वर्क है, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उसकी इन्होंने नींव रखी, और इकोनॉमिक्स का फादर भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें कुछ प्रिंसिपल्स बताए। क्या बताए कि अच्छा, कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो क्यों करेगा, कौन करेगा इन्वेस्ट, क्यों करेगा इन्वेस्ट, या फिर कोई भी जो है क्यों किसी भी गुड्स का, सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा। तो उसका आंसर ये दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि द सेल्फ इंटरेस्ट, क्या कह रहे हैं,
सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स और फर्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कि लोगों का कुछ सेल्फ इंटरेस्ट होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एक प्रॉफिट मोटिव रहेगा। तो लोगों का जो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जो उनको मोटिवेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। तो अगर किसी का सेल्फ इंटरेस्ट है, मतलब प्रॉफिट मोटिव है, तो वो क्या कर रहा है, कुछ भी मान लीजिए टिफिन सर्विस चला दिया, सो अगेन देयर इज अ मोटिव। ठीक है, किसी भी गुड्स या सर्विस के प्रोडक्शन में हम देखेंगे तो इंडीड ये आज ट्रू दिखता है। जितनी भी प्राइवेट फर्म्स हैं या जो हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म, इस सब पे हम आएंगे, है ना, वेट करिए। नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर हम मूव करेंगे। सो सेल्फ इंटरेस्ट विच मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स और फर्म्स टू डू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां से उनको गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं। तो ये जो था, ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, जो सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है ना, जो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इस मोटिवेटिंग फैक्टर को इन्होंने क्या नाम दिया, इनविजिबल हैंड। अब इस इनविजिबल हैंड को आपको याद रखना है। इनविजिबल हैंड ये जो है, ये आपका जो इकोनॉमिक सर्वे था 2019-20 वाला, जो इकोनॉमिक सर्वे आपका आया था, उसके अंदर इसको डिटेल के अंदर इन्होंने डिस्कस किया था। इनविजिबल हैंड, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर का, जितना मुझे याद आ रहा है, 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे है, उसकी हेडिंग ही ऐसा कुछ था। इस वर्ड को काफी बार यूज किया गया था। सो दिस इनविजिबल हैंड, दिस मोटिवेटिंग फैक्टर, द इनविजिबल हैंड, इसको यहां पे इन्होंने कहा है, ठीक है ना। टू अटेन द हायर प्रॉस्पेरिटी देयर शुड बी इंक्रीजिंग डिवीजन ऑफ लेबर। और क्या इसके प्रिंसिपल है मार्केट इकोनॉमिक्स के? पहला तो ये कह रहा है कि ये जो मोटिवेटिंग फैक्टर है, ये क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। सेकंड, ये कह रहे हैं कि जो लेबर है उसका स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है ना, स्पेशलाइजेशन होगा। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर से क्या होता है, आपने हर व्यक्ति का एक काम डिसाइड कर दिया, तो वो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आउटपुट बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, आपने जो लार्ज जॉब है उनको छोटे छोटे स्मॉल कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, मतलब स्पेशलाइजेशन इज देयर और डिवीजन ऑफ लेबर इज देयर। स्पेशलाइजेशन ब्रिंग्स द स्पीड, प्रिसीजन एंड क्वालिटी इन द लेबर फोर्स। इस पर्पज से इन्होंने यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी में हमें ये डिवीजन लेबर दिखेगा। फॉर इनविजिबल हैंड टू ऑपरेट प्रॉपरली ए सूटेबल एनवायरमेंट इज नेसेसरी। अब ये सूटेबल एनवायरमेंट क्या है, एक प्रॉपर मार्केट वहां पे जरूरी है, ठीक है ना, मार्केट का होना जरूरी है। डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, मतलब ये जो डिमांड एंड सप्लाई के जो फोर्सेज हैं, इनको मार्केट फोर्स कहते हैं, तो इनका होना जरूरी है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मोटिवेट होके सेल्फ इंटरेस्ट से, मतलब उसको प्रॉफिट जनरेट करना है, तो उसको कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे करनी है, तो उसके लिए मार्केट का होना जरूरी है ना। मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो फिर वो प्रोड्यूस क्या करेगा, समझ रहे हो आप। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है मार्केट का डेफिनेटली एक होना जरूरी है, और जो कि आपका डिमांड एंड सप्लाई से आपका चलेगा। फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गवर्नमेंट शुड फॉलो ए पॉलिसी ऑफ लेसे फेयर। लेसे फेयर का सिंपल सा मतलब है नॉन इंटरफेरेंस। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें, नॉन इंटरफेरेंस। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी सिस्टम है, या जो एडम स्मिथ की फिलॉसफी है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, या जितना कम होगा उतना जो मार्केट है एफिशिएंट होगा, उतनी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। तो इन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म करना है तो यहाँ पे लेसे फेयर, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इस पर्पस के साथ इन्होंने ये प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो फिर रेगुलेट कौन करेगा मार्केट के अंदर, किस तरह से रेगुलेशन होगा। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेगुलेशन होगा दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ कॉम्पिटिशन। कैसे होगा, कॉम्पिटिशन के बेसिस पे होगा। कंपटीशन से सारी चीज़ यहाँ पे डिसाइड होगी। मार्केट ही अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा, मार्केट ही सारी नीड्स पूरी करेगा। इनके हिसाब से ये है कि मार्केट जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है, यही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा, यही चीज़ों की प्राइस को भी कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि हाँ सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो मार्केट है ये सारी चीज़ों को इस तरह से रेगुलेट करेगा, और ये फिलॉसफी इन्होंने इस तरीके से दी। एडम स्मिथ हिमसेल्फ कॉल्ड सच इकोनॉमिक सिस्टम एज द सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी। इन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पे नाम दिया, और यहीं से दो जो आइडियाज़ हैं, दो जो मेजर इकोनॉमिक सिस्टम है वो निकल के आए, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे बुक में बताया गया है, वो हम देख लेंगे कि कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, क्योंकि जनरली दोनों को सिनोनिमसली यूज किया जाता है ना, और दोनों के अंदर काफ़ी सारे फैक्टर कॉमन ही हैं कि जो मार्केट रहेगा वो रहेगा डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से रहेगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है, ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसके अंदर गवर्नमेंट का रेगुलेशन हो सकता है, और उस केस के अंदर क्या होगा,
अगर यहाँ पे कुछ रेगुलेशन है, सम गवर्नमेंट रेगुलेशन could be there but private owner can have monopoly on the market। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हो सकता है कि एक प्राइवेट प्लेयर की मोनोपोली यहाँ पे हो सकती है, मतलब जो फ्री मार्केट है बिल्कुल या जो कंपटीशन है वो हैम्पर हो सकता है। किस केस में? कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। मोनोपोली क्रिएट होगी तो कंपटीशन हैम्पर होगा। मोनोपोली का मतलब है कि एक ही प्लेयर है। जैसे आपने देखा होगा शुरुआती दौर में बीएसएनएल था, वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता था। बीएसएनएल वाज द ओनली प्लेयर, ठीक है, शुरुआती दौर के अंदर। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, और दूसरे प्लेयर आए तो कितना ज़्यादा फायदा हुआ अभी आप देखेंगे उस टाइम से कंपैरिजन करके। कंज्यूमर को भी फायदा हुआ, ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री सेक्टर को भी फायदा हुआ, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो है मोनोपोली हो सकती है, इसलिए ये कंपटीशन को प्रिवेंट कर सकती है। लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन जो है वो ओपन ही रहेगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं के बराबर है, तो वहां पे मोनोपोली क्रिएट हो उसका सवाल ही नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है, क्या है, डिमांड काफी ज्यादा है, और तो वहां पे क्या होगा, फ्री मार्केट है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली अभी एक प्लेयर वहां पे वो पर्टिकुलर चीज को सप्लाई कर रहा है, तो आप देखोगे धीरे धीरे सेकंड प्लेयर भी आ जाता है, थर्ड प्लेयर भी आ जाता है, फोर्थ प्लेयर भी आ जाता है। क्लियर? जैसे आपने देखा कि शुरुआती दौर में ई कॉमर्स के अंदर फ्लिपकार्ट वाज देयर, फिर उसके बाद में अमेजोन आ गया, अभी टाटा की भी एंट्री है, ठीक है, जियो इज देयर, तो काफी सारे लोग वहां पे आ रहे हैं। तो ये कंपटीशन तो हैम्पर हो ही नहीं सकता फ्री मार्केट इकोनॉमी के केस में, ये यहाँ पे एक डिफरेंस इन्होंने बताया है। और एक और डिफरेंस ये कह रहे हैं, कैपिटलिज्म इज फोकस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड ऑनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव असेट, कि यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन और ऑनरशिप के ऊपर फोकस है, जबकि यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी में वेल्थ के एक्सचेंज के ऊपर फोकस है। मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, इसके ऊपर आप, इसकी हेल्प से आप एक्सचेंज कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो यहाँ पे इन्होंने बताए। तो कुल मिला के जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है ना, ये आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी या जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसी की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और ये अप्लाई किया गया सबसे पहले आपके यूएसए के अंदर, और वहां से पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट हुआ। अगर आप देखोगे तो यूएसए के अंदर ये सबसे पहले इसको ट्राई किया गया, वहां पे ये सक्सेसफुल रहा, फिर वहां से ये स्प्रेड हुआ यूरोप के अंदर। फाइन, स्पेशली वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसको फॉलो करना स्टार्ट हुआ, और वहां पे इन्होंने ये काफी सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि उन्होंने काफी जल्दी से वेल्थ क्रिएशन किया और काफी सारी जो वेल्थ है वो वहां पे जमा भी की। लेकिन ये जो पूरा कैपिटलिज्म था या जो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम था, कैपिटलिज्म था, ये सक्सेसफुल रहा नहीं रहा। इसका टेस्ट कब आया सामने? इसका टेस्ट आया ग्रेट डिप्रेशन के रूप में। जैसे होता है ना, आपने साल भर पढ़ाई करी, पूरी जम के पढ़ाई करी है, अब आपका टाइम आ गया एग्जाम देने का, अब एग्जाम देने का टाइम है तो पता चलेगा क्या परफॉर्मेंस रही है। तो ग्रेट डिप्रेशन 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया, इसके अंदर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, अप टू 25% तक एम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया था। स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया था, लोगों के पास रहने को घर नहीं थे, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर के अंदर इश्यूज चल रहे थे, देयर वाज अ पैनिक, मनी सप्लाई वहाँ पे कम थी। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई, और वहाँ पे ये जो इकोनॉमीज थे वो फेल करना स्टार्ट हो गए। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन था उसने क्या किया, उसने एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया। किस चीज पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया? इसने कहा कि अच्छा, आप तो कह रहे थे कि हाँ सारा काम मार्केट कर लेगा, आपको आने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कई बार होता है ना, छोटे बच्चे कहते हैं कि नहीं पापा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं ना, या भैया आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो खुद ही करें, ठीक है। लेकिन जो बड़े हैं उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी स्पिरिट के साथ हमें उनकी एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन वो खुद कर रहे हैं, फिर वो गिर के संभलेंगे कि अच्छा हाँ पापा ने कहा तो था ये ऐसा है, गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये शुरू में कह रहे थे कि हर चीज, क्या कह रहा था मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, कि मार्केट जो है ये सेल्फ सफिशिएंट है, हर काम ये देख लेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी ये देख लेगा, ठीक है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होना है, कौन सी चीज़ अवेलेबल करानी है, नहीं करानी है, कितनी करानी है, सारा काम ये मार्केट अपने हिसाब से यहाँ पे देख रहा है। तो इन्होंने ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये जो मार्केट फोर्सेज हैं, इनको कहा एडम स्मिथ ने कि ये जो है ये अपनी तरफ से पूरा करेंगे। तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थी उसके प्रिंसिपल यहाँ पे हिल गए ग्रेट डिप्रेशन के बाद में, क्योंकि ये इकोनॉमीज बहुत नीचे आ गई और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि क्या मतलब ये तरीका सही है, क्या इस तरीके से हमें जाना चाहिए, क्या गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल, क्या मार्केट फोर्सेस हर जगह पे सफिशिएंट है हर चीज प्रोवाइड करने में। तो ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा, और इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया।
इसका आंसर दिया जॉन मेयार्ड किन्स ने। फाइन। और इनका एक वर्क है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये जो वर्क इनका रहा, इसने जो हमने दो ब्रांच पढ़ी थी, आपको याद होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो मैक्रो ये जो दो ब्रांचेस बढ़ती हैं, ये ग्रेट डिप्रेशन के बाद में ही बढ़ना स्टार्ट होती है। ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया और इससे उबरने में काफी लंबा समय लगा, ठीक है। लेकिन वहां पे यूएसए ने क्या किया, अभी हम चर्चा भी करेंगे कि किस तरह से यूएस ने वहाँ पे, या जो गवर्नमेंट है उसने किस तरह से वेलफेयर इनिशिएटिव स्टार्ट किए, है ना, लोगों को सहायता देना स्टार्ट किया। क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो, मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा, जॉन मेयार्ड किन्स ने, कि आपको कुछ जो है, कुछ अपने तौर तरीके बदलने होंगे। और कुछ तौर तरीके कहाँ से लेने होंगे, नॉन मार्केट इकोनॉमी से। नॉन मार्केट इकोनॉमी कह लीजिए, स्टेट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी कह लीजिए, जो कि रशिया है ना, जो सोशलिज्म से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। तो वहां पे क्या करते हैं, स्टेट प्रोवाइड कराते हैं, स्टेट काफी सारी हेल्प वहां पे कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए, इन सॉल्यूशंस को यहाँ पे अप्लाई किया गया और फिर ये देखा कि ये इकोनॉमीज यहाँ पे इस क्राइसिस से, डिप्रेशन से वापस निकल रही है, ठीक है। क्राइसिस डिप्रेशन से वापस निकल रही है। ये जो वर्ड यूज किया गया है, डिप्रेशन से थोड़ा कम वाला जो होता है वो रिसेशन है, ठीक है ना। रिसेशन मतलब आपकी जो जीडीपी है या इकोनॉमी का जो टोटल आउटपुट है, वो फॉर कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स आपका क्या है, नेगेटिव में है। मतलब जीडीपी की ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है लगातार 6 महीने के लिए, दिस इज नॉन एज रिसेशन। उससे भी खतरनाक और बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है डिप्रेशन के अंदर। तो ये 2008 वाला था रिसेशन, तो ये आपको पता चल जाएगा। और डिप्रेशन 1929 का ये है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे इसका जब सॉल्यूशन निकाला, तो इन्होंने जो प्रिंसिपल दिए, इन्होंने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट को थोड़ा एक सपोर्टिव रोल देना पड़ेगा। जहां पे मार्केट फोर्सेस, इन्होंने क्या कहा, किन्स ने क्या कहा कि हर जगह पे मार्केट फोर्सेस सफिशिएंट नहीं है, जहां पे हैं उनको रहने दो, जहां पे नहीं है वहां पे स्टेट का सपोर्ट देने की जरूरत है। तो ये इन्होंने कहा, और वहां से जो स्टेट का सपोर्ट देने की बात आई, वो नॉन मार्केट इकोनॉमी या सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन्होंने यहाँ पे यूज किए हैं। सो दिस वाज द थिंग। और हमने देखा कि इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स वगैरह इस तरीके से यूज किए, ठीक है ना। उसके बाद इन इकोनॉमी ने अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया और यहीं से जो है एक मैक्रो इकोनॉमी जो डिसिप्लिन है ये डेवलप होता है, या फिर जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ये आपके डेवलप होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आपके डेवलप होते हैं। अब देखिए, कैपिटलिज्म के काफ़ी सारे बेनिफिट है, इंडिविजुअल सक्सेस है, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करता है, वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर है, इनोवेशन इज देयर एंड ऑल। लेकिन इसकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं। कैपिटलिज्म या जो मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी कह लीजिए, इसके साथ में कुछ समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, इनइक्वालिटी की। आज हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी अगेन कोविड-19 के बाद बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो इनइक्वालिटी इज अगेन वन ऑफ द मेजर इशू, और ये सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या बनी हुई है। और कैपिटलिज्म का भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसमें यही रहा कि जो गरीब आदमी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, देखिए कैपिटलिज्म में क्या होगा, मार्केट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। मार्केट फोर्स वर्क करने का क्या मतलब है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसको दवा चाहिए, उसको मेडिसिन चाहिए, लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये मार्केट सिस्टम क्या कहता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड नहीं है तो वो चीज़ हम क्रिएट ही नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो गई, गरीब आदमी फिर कैसे वो सर्वाइव करेगा। तो जिसके पास परचेजिंग पावर कम है उनको इन्होंने नेग्लेक्ट किया। हमने देखा कि जो वेल्थ है उसका एक्यूमुलेशन होने लग गया कुछ इंडिविजुअल्स के पास में, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। वेलफेयर एक्शन स्टेट के कुछ भी नहीं यहाँ पे थे, वेलफेयर एक्शंस नहीं थे। वेलफेयर एक्शन में क्या होगा, अच्छा अगर आप घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग दे रही है, जैसा भारत में अभी है। अभी तो मेजर जो इकोनॉमीज है सभी ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ ही मूव कर लिया है। अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखोगे तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी टाइप कुछ नहीं है, क्योंकि हर जगह पे गवर्नमेंट का कोई ना कोई रोल रहेगा। तो दिस इज द थिंग, है ना। ये सब समस्याएं थी और इन समस्याओं का समाधान भी हमें यहाँ पे ये जो किन्स के प्रिंसिपल हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में देखने को मिलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, अगर आप हेल्थ केयर, आप दवा खरीद नहीं सकते हो तो सरकार क्या कहेगी, हम आपको फ्री में दवा देंगे। अगर आप हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको फ्री में
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देंगे, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे, वहाँ फ्री में इलाज होगा, फ्री में एजुकेशन दी जा रही है। तो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री आपको दी जा रही हैं। ये है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इस पर भी हम आएंगे। नॉन मार्केट इकोनॉमी पे भी हम आते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है इसको किस किस नाम से जाना जाता है? स्टेट इकोनॉमी कह देते हैं, कमांड इकोनॉमी कह देते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कह देते हैं। और ये जो नॉन मार्केट इकोनॉमी है, ये एक तरह से रिएक्शन के रूप में डेवलप हुआ। किस चीज़ के? जो कैपिटलिज्म था, ये जो मार्केट इकोनॉमी थी, उसके रिएक्शन के रूप में। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे थे ये वाला सिनेरियो बन रहा था, ये वाला सिनेरियो बन रहा था, और इसके मतलब रिएक्शन के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में हमारे सामने कार्ल मार्क्स की ये थ्योरीज आती हैं। और कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज हैं उसी के अंदर हम देखते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म दो फॉर्म ये डेवलप होते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी के। तो सोशलिज्म कम्युनिज्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको भी हम लेंगे। और ये किस में आएंगे? नॉन मार्केट इकोनॉमी के अंदर आएंगे, नॉन मार्केट इकोनॉमी में आएंगे। तो अभी के लिए हम सेशन को जो है रैप अप कर रहे हैं, बिकॉज आपकी 12 बजे भी एक क्लास है, 12 PM पे आपकी स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास है। और इसके अंदर हम कर रहे हैं मेंस के इशू बेस्ड करंट अफेयर्स। 2022 और 23 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इशू बेस्ड करंट अफेयर हैं कि मेंस में करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, वो हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस रहता है, उसमें हम करंट अफेयर से चीज़ों को लिंक करते हैं। तो अभी ये 12 बजे आपकी क्लास है, जिसका लिंक मैं यहाँ पे आपका शेयर कर रहा हूँ। फ्री क्लास रहेगी, यू कैन यूज़ द कोड RB Live टू अनलॉक दिस फ्री क्लास, ठीक है। और ये जो लेक्चर सीरीज़ है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। डेली आपकी 10 बजे ही क्लास स्टार्ट होगी, 1 से 1.5 घंटा हम क्लास का टाइमिंग रखेंगे। और 10 बजे आपकी क्लास का टाइमिंग रहेगा। क्लास के लिंक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। फाइन, मेक श्योर कि आप डेली बेसिस पे क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है ना। यहाँ पे क्लास अटेंड करें, अपने जो नोट्स आपने बनाए उसको रिवाइज करें, ठीक है। फिर धीरे धीरे मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे, मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से इंटरलिंकिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आपको बहुत इसमें मज़ा आने लगेगा। बिल्कुल फाउंडेशन लेवल से हमने इसको स्टार्ट किया है, और ये जो क्लास है आपकी डेली बेसिस पे रहेगी। चलिए हम रैप अप करते हैं। कुछ अगर आपके डाउट्स हैं तो आप बता सकते हैं। यूट्यूब पे रहेगी, बिल्कुल रहेगी यूट्यूब पे। अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो घर बैठे आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज आपको घर बैठे मिल जाते हैं। कोई कंपल्शन नहीं है कि किसी बड़ी सिटी में ही शिफ्ट होना है या फिर लाखों रुपए खर्चा करना पड़ेगा। वो सारे कंपल्शन हट गए। बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ आप इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी आपको देता है डेली लाइव क्लासेस, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग जैसे रिसोर्सेज। और हमने देखा कि 170+ टॉपर्स रहे इस बार अनअकैडमी के साथ। तो आप भी अनअकैडमी की सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ टेलीग्राम पे भी मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको प्लान चूज करना है। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई भी एक प्लान चूज कीजिए। जैसे आपने 1 साल का चूज किया, यूज द कोड RB Live, आपको कोड का ऑप्शन आता है नीचे, उसमें आप जब ये RB Live कोड डालेंगे तो जो भी मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। एक और फायदा ये रहेगा कि यू विल बी गेटिंग दिस पर्सनलाइज गाइडेंस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, प्लस को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है, ये जो भी चीजें। सो मेक श्योर व्हाइल गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन यू आर यूजिंग दिस कोड RB Live। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं, आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है। कॉम्बो मतलब आपकी इसमें GS CSET ऑप्शनल सारी चीजें आ गई, पूरी प्रिपरेशन आ गई। ये केवल GS और CSET का सब्सक्रिप्शन प्राइस है। आइकॉनिक में लाइव मेंटरशिप के बेनिफिट है। नए बैचेस आपके 15 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली आप एनरोल कर सकते हो। और सब्सक्रिप्शन लेने का फ़ायदा ये है, एक ही बार आपको फीस देनी है। और अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं, जिन भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं, बैच कोर्सेज, सब आपके लिए फ्री है। केवल एक बार फीस देनी है, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑन अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। ये ऑप्शनल की फीस है, पॉपुलर ऑप्शनल आपके अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड टीम है, 0% EMI का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और हर संडे आपका फ्री टेस्ट होता है ना, कॉम्बैट होता है, फ्री टेस्ट। ये कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने पिछले साल कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट किया रेगुलर बेसिस पे, और आप देखेंगे परफॉर्मेंस इज ऑल्सो देयर। तो ये क्या होता है, एक आपकी प्रिपरेशन लेवल को चेक करने का तरीका है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चन हिट किए, आपको याद होगा NFT का एक क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट वहाँ से पूछ लिया था। तो कैसे पार्टिसिपेट करना है, कॉम्बैट नाम से लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूज़ द अनलॉक कोड RB Live, ठीक है।
So this is all guys, we are wrapping up this session. All the very best, have a great day, and we'll meet in daily news analysis session 8 PM पे हम मिलते हैं। इससे पहले हमारी स्पेशल क्लास में भी मिलते हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, वैसे ये जो PDF फॉर्म में ये नोट्स हैं क्लास के, वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे। इसके अलावा पीयूष, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नहीं, 8 बजे आपकी डेली न्यूज़ एनालिसिस है, मतलब न्यूज़पेपर एनालिसिस है 8 बजे। वो इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें, यू विल गेट टू नो द रोल और द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट क्लास। एक बार हम इसे करते हैं, NCERT भी आप साथ साथ चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 9th की NCERT से स्टार्ट कर दीजिए। वैसे जो भी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी वो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। So all the best and have a great day guys.